आपको जब हर चीज याद है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब आपकी नौकरी आगे पीछे घूमेगी। जो आईएएस बनते मैंने कई बार देखा कि ये कुचामन में अपने तहसीलदार जी लगे हुए थे, मैं गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स बना के साइन करा के लाया। थोड़े एक दिन बाद में खबर आई कि वो तो आईएएस बन गए बढ़िया रैंक के साथ। कैसे भाई, कैसे बन गए? वहां तहसील में जाते तो उनके पास 24 घंटे काम रहते, मतलब जब भी वो रहते तो वो बिजी रहते। एक तहसीलदार अगर ड्यूटी करते हुए स्टेट लेवल का एग्जाम है तहसीलदार के लिए, आपको पता आरएस का पेपर लगता है। एक एसडीएम जो खंड लेवल का पूरा काम देखते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईएएस का एग्जाम क्रैक करके और कलेक्टर बन जाते। क्यों बन जाते? क्योंकि उनको पता है आईएएस का कोर्स एक बार होता है, या किसी भी एग्जाम का कोर्स एक बार होता है, उसके बाद में तो रिवीजन होता है। और घर बैठे आपको लाइव क्लासेज मिल रही है। हर इंस्टीट्यूट आजकल क्लासरूम लाइव क्लास दे रहा है। मैंने एक वीडियो में यह भी कहा कि सर घर पे माहौल नहीं बनता, तो मैंने कहा 8-10 हजार रुपए पेरेंट्स के लगाने के बाद में ही अगर आप माहौल बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। कृषि शिक्षा नगरी उदयपुर के रॉयल संस्थान में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसके अंदर यह उम्मीद थी कि कृषि पर्यवेक्षक की नई भर्ती आएगी और बच्चे जो पिछले काफ़ी महीनों से तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने पे, वैकेंसी की सीट क्लियर होने पे कि कितने पदों पे आ रही है, तो वो और अपनी एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे और अपने सपने साकार करेंगे। वो सरकारी नौकरी लगने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पूरा बजट सुनने के बाद में बच्चों को निराशा हाथ लगी और ये क्लियर हो गया कि इस बजट के अंदर भर्ती की घोषणा नहीं हुई। जैसे ही क्लियर हुआ बच्चों के कि कोई चांसेस नहीं है, उसके बाद में बच्चे निराशा में डूब गए। कई मन में उनके ख्याल आने लग गए कि अब मैं क्या करूं। मैंने मेरी नौकरी छोड़ के तैयारी चालू की, मैं कोई काम कर रहा था कहीं पर, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं पीजी की तैयारी कर रहा था, उसके चक्कर में, सुपरवाइजर के चक्कर में मेरा पीजी रह गया। कोई बच्चे के पास 2 ऑप्शन थे कि मैं एफएसओ की तैयारी करूं या प्री पीजी की तैयारी करूं या फिर मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूं। तो फिर वो बच्चा भी कहीं ना कहीं यूँ लगा कि जो मेरी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग मुझे सुपरवाइजर की जो है तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बजट से पहले ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ऐसे चांसेस कई जगह लग रहे थे कि भाई वैकेंसी जो है कृषि पर्यवेक्षक की आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब किसी चौराहे पे खड़े हो गए कि किधर जाना है, तो कई बच्चों ने रास्ता कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का अपनाया। अब वो बच्चा एफएसओ के लिए मान लो तैयारी करता है, तो उसको लगता है कि अब क्योंकि आज एफएसओ की भी डेट आ गई है, आपकी 27 जून को पेपर होगा, तो वो बच्चा भी आज टेंशन में कि कृषि पर्यवेक्षक के चक्कर में मेरा एफएसओ की अच्छी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई। दूसरा प्री पीजी वाला बच्चा, उसको भी पता है कि मेरा 14 मई को एग्जाम होगा और इस सुपरवाइजर के चक्कर में मेरी पीजी की तैयारी नहीं हुई। और वो बच्चे जिन्होंने सब कुछ छोड़ के केवल सुपरवाइजर की तैयारी पे जिनको दिमाग था उनका, और ऑप्शन भी एक ही था, जैसे 12वीं पास एग्रीकल्चर से हैं और 2-3 भर्ती पहले से देखी हुई है, एक आधे नंबर से पुरानी भर्ती में रहे हुए हैं, उन बच्चों ने सब कुछ छोड़ के, चाहे पैसे ब्याज पे लाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो इस भर्ती के उम्मीद में थे और तैयारी कर रहे थे। अब उन बच्चों को कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं यूँ कह सकते हैं कि हर आदमी को दुख होता है, लेकिन अब हमें इस जगह यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या दुखी होने से कुछ सॉल्यूशन होगा या फिर कुछ नया करना चाहिए। तो आप कितना ही सोच लो, आपके गिड़गिड़ाने से, रोने धोने से भर्ती आएगी या भर्ती आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा है। या यूं कह सकते हैं कि गिड़गिड़ाने से जनरली किसी के सपने पूरे होते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, किनके होते हैं? जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियां उनको बोलते हैं जब काम अपने मन के हिसाब से नहीं हो और जो अपन सोच के चलते हैं उसके अगेंस्ट जब काम होने लग जाते हैं, तब बोलते हैं कि यार विपरीत परिस्थितियां चल रही है, सिचुएशन फेवर में नहीं है। तो आज हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक के जो जितने भी योद्धा हैं उनके जो है यूं कह सकता हूं कि सिचुएशन शायद फेवर में नहीं है। तो अब उनको क्या करना चाहिए कि उनका बिना टाइम खराब किए वो कुछ बेटर कर सके। और आगे कहीं बच्चे जैसे कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, XYZ कहीं पर भी बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये सिचुएशन बन गई कि मैं क्या करूं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप 5-7 दिन तो जो सिचुएशन है
उसके अकॉर्डिंग जो कुछ आप 8% कर रहे हैं उसको कंटिन्यू जारी रखें। जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहीं पर रहें, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करें और बी पॉजिटिव रह के इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले, त्वरित डिसीजन नहीं ले कि नहीं मैं तो टिकट करा के अब गांव जा रहा हूँ। मान लो कोई बच्चा है वो शिखरकार जयपुर रह रहा रूम लेके और वो सोच रहा है कि मैं तो आज ही गांव जाऊंगा क्योंकि इस बजट में भर्ती के लिए आया था मैं तो, और अब मेरा कुछ भी होगा ही नहीं। तो ऐसा आप तुरंत डिसीजन नहीं ले तो किस तरह में क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको मेरे पुराने वीडियो याद दिलाऊंगा कि मैंने पहले आप लोगों को क्या कहा कृषि पर्यवेक्षक के बच्चों को, और उसमें मैंने क्या बोला। तो सबसे पहले तो आप जो है अभी तक आपने क्या किया है उस पर बात करूंगा। उसके बाद मैं ये बात करूंगा कि आपको कोई नुकसान भी नहीं हो और आपकी तैयारी भी नहीं छूटे, तो आपको आगे क्या करना चाहिए उस पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ 2 तरीके के बच्चे मैं काउंट करके चलूंगा। एक बच्चा तो वो जिनकी पारिवारिक स्थिति मतलब आर्थिक दृष्टि से वो साउंड नहीं है। अगर बच्चे की उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब आज वो अगर बच्चा अगर 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमाता है, 25, 30 हज़ार रुपये कमाता है तो परिवार को कहीं ना कहीं सारा मिलता है। इसका मतलब उस बच्चे की जरूरत है परिवार को। एक वो बच्चा जिसके अच्छा खासा काम चल रहा है, पिताजी बिजनेसमैन है या पिताजी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है और बच्चा भी चाहता है कि मैं भी कुछ अच्छा कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है वो बच्चा। इन दोनों बच्चों के लिए अपन बात करेंगे। तो हमारे एग्रीकल्चर में अराउंड अभी 80% बच्चे ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। वो महीने का घर से बाहर रह के, अगर बच्चा महीने का घर से बाहर रह के तैयारी करता है तो खाना और रहना वर्तमान टाइम में अगर आप देखोगे तो लगभग 8,000 रुपये का बच्चे के खर्चा आ जाता है ओवरऑल। कोचिंग तो हटा दो आप, कोचिंग के बिना ही 8,000 रुपये मंथली खर्चा आता है एक बच्चे के, अगर घर से दूर वो रूम लेके रह रहा तो, सिटी में रह रहा तो। और 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी लगना है, पैसों का कोई ज्यादा मैटर नहीं है, उनको नौकरी लगना है। तो इन बच्चों के लिए मैंने पहले ही भी कहा था कि अगर आप जो बच्चे एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन बच्चों के लिए मैंने विशेष तौर पे बार बार कहा कि अपन इस लाइन में है ज्यादातर। मैंने हमेशा कहा पीजी की ऑफलाइन कोचिंग एग्रीकल्चर से बीएससी किए बच्चे को करने की जरूरत नहीं है, हमेशा कहा मैंने। एफएसओ की कोचिंग एग्रीकल्चर से बीएससी किए बच्चे को रूम लेके किसी बड़े शहर में रह के तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कृषि पर्यवेक्षक, क्योंकि वो 12वीं पास से शुरुआत होती है उनकी, उन बच्चों के लिए भी मैंने हर बार कहा कि ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है वो 8-8, 7-7 हज़ार रुपये घर से दूर रह के लगाए, ये जरूरी नहीं है। क्यों बोला मैंने ये बात? मैंने इसलिए बोला कि टेक्नोलॉजी के साथ में आपको हेल्प मिल रही है, टेक्नोलॉजी के साथ में आपको हेल्प मिल रही है और घर बैठे आपको लाइव क्लासेज मिल रही है। हर इंस्टीट्यूट आजकल क्लासरूम लाइव क्लास दे रहा है। मैंने एक वीडियो में यह भी कहा कि सर घर पे माहौल नहीं बनता, तो मैंने कहा 8-10 हज़ार रुपये पेरेंट्स के लगाने के बाद में ही अगर आप माहौल बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो ऐसे बच्चे जो नॉर्मल परिवार के हैं उन बच्चों को ऑनलाइन ही तैयारी करनी चाहिए थी। और मैंने यह भी कहा था कि ज्यादातर संस्थान ऐसा भी कर रहे हैं कि यदि वैकेंसी आ जाती है और आप ऑफलाइन पढ़ना चालू करते हो, वैकेंसी आने के बाद में तो ऑनलाइन आपकी जमा फीस जो है ऑफलाइन में से कम कर दी जाती है जनरली। स्पेशली मैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए मैंने बार बार बोला कि कृषि पर्यवेक्षक की हमारी फीस 15,000 रुपये है और अगर हमारा 5,000, 4,000 का जो ऑनलाइन कोर्स है अगर कोई बच्चा ले लेता है 5,000, 4,000 का, तो जब ऑफलाइन भर्ती आने के बाद में बच्चा आता है तो उसके जो है इतने रुपए के अंदर उस बच्चे का काम हो जाएगा। अगर उसको लगता है क्लासरूम लाइव क्लास चल रही है, मैंने हर वीडियो में बार बार कहा, मुझे अच्छे से याद है। फिर मैंने कहा कि अगर वैकेंसी आ जाती है
तो आपके पास में कम टाइम बचेगा, उस टाइम 3 महीने 2 महीने 4 महीने का गैप बचेगा, उसमें आप 8-8 हजार का आपको लगता है कि घर पे मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है मैं पूरी एनर्जी वहां जाके और लगाऊं तो और बेनिफिट होगा, तो आप कम से कम टाइम के लिए घर वालों के ये पैसे लगवा सकते थे। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास कुछ सामान नहीं होता है या जो गरीबी देखा हुआ है उसको डर ज्यादा लगता है, और वो ये सोचता है कि कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं, भर्ती नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, या फिर जो है इस बजट में तो कन्फर्म आएगी, तो फिर मैं तो जो है क्या करूं, अभी से चला जाऊं। तो ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं थी और उन्होंने डिसीजन लिया कोचिंग करने का और बाहर जाके खर्चा किया, उन बच्चों को आज ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन देखो, जो आपने कर दिया है उस पर आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपका कोर्स कंप्लीट हो रखा है तो आपको डेटा का खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा, ऑनलाइन कोर्स फ्री है ऑफलाइन के बच्चे के, वो बच्चा घर जाके आराम से अपनी कंटिन्यू तैयारी करे। अभी 2-4 दिन तो रुके, क्योंकि हो सकता है आने वाले 5-7 दिन 15 दिन के बाद में भर्ती की और भी घोषणा होने की पॉसिबिलिटी है। मैं आज ये नहीं कह सकता कि आएगी ही, मैं कहूं नहीं आई तो कल आप गालियां दोगे कि सर आपने ये कहा था, ये लो हम तो आपके भरोसे रहे, और मैं ये कह दूं कि आएगी नहीं अब तो फिर आप कहोगे कि सर आपके चक्कर में हमने पढ़ाई छोड़ दी। इसका मतलब है मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूं कि आप 5-7 दिन तो ठंडक रखो, उसके बाद में यदि आपका कोर्स पूरा हो चुका है तो भी, और कोर्स अगर आपने पढ़ के देख लिया, कहीं पर भी क्लासरूम लाइव आ रही है, डायरेक्ट क्लास, कोई चीज का फर्क नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि ये 8-8 हजार रुपये आपको अननेसेसरी लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूं। मैं यूजी किए हुए बच्चे के, किसी भी बच्चे के फेवर में नहीं हूं कि उसको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन लाइव में 4,000-5,000 रुपए के अंदर पूरा कोर्स लाइव मिल रहा है, अप टू एग्जाम तक बार बार उसी चीज को पढ़ाया जा रहा है। आप वहीं घर पे बैठ के इस काम को कर सकते हो। अगर आप महीने के 8,000-10,000 नहीं लगा रहे हो, यह भी एक नौकरी की बात है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ऐसे बच्चों को तो अब यह डिसीजन लेना है कि अगर वैकेंसी आपको लग रहा है 5-10 दिन बाद में कि कम चांस है अभी, तो आपको यह ऑनलाइन वाला सिस्टम फॉलो करना है। मैंने टाइम टेबल बताया था, पूरा सिस्टम बताया था कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती अगर एक बच्चा इतने घंटे अगर पढ़े तो भी वो आराम से करेक्ट कर सकता है। एक बार कोर्स पूरा करना होता है किसी भी चीज का। आईएएस जो बंदे बनते हैं ना, आईएएस बनते हैं जो आईएएस बनते हैं, मैंने कई बार देखा कि ये कुचामन में अपने तहसीलदार जी लगे हुए थे, मैं गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स बना के साइन करा के लाया। थोड़े एक दिन बाद में खबर आई कि वो तो आईएएस बन गए बढ़िया रैंक के साथ। कैसे भाई, कैसे बन गए? वहां तहसील में जाते तो उनके पास 24 घंटे काम रहते, मतलब जब भी वो रहते तो वो बिजी रहते। एक तहसीलदार अगर ड्यूटी करते हुए स्टेट लेवल का एग्जाम है तहसीलदार के लिए, आपको पता आरएस का पेपर लगता है। एक एसडीएम जो खंड लेवल का पूरा काम देखते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आईएएस का एग्जाम क्रैक करके और कलेक्टर बन जाते। क्यों बन जाते? क्योंकि उनको पता है आईएएस का कोर्स एक बार होता है, या किसी भी एग्जाम का कोर्स एक बार होता है, उसके बाद में तो रिवीजन होता है, और रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए एसडीएम तहसीलदार रहते हुए भी कलेक्टर बनते हैं। दोनों के पेपर में रात दिन का फर्क है, कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो टाइम का सदुपयोग करना जानते हैं। तो ऐसे बच्चों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं करके, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है और जो टेक्नोलॉजी अभी जमाना चल रहा है, उसका फायदा उठाते हुए आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं का कम से कम खर्चा करें घर वालों का। और भर्ती आने के बाद में यदि आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप ऑफलाइन के लिए कहीं पर भी विचार कर सकते हैं। मैंने एक पुराने वीडियो में यह भी बताया
कि यदि कोई 8 घंटे की जॉब कर रहा है कहीं पर भी, तो भी मैंने क्लियर समझाया कि उसको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और उसको ऐसा मैनेजमेंट करके इतने घंटे रोज क्लास लेके अपने जॉब के साथ में 8 घंटे जॉब कर लिया, 8 घंटे नहाना धोना सोना कर लिया, फिर भी 8 घंटे बच गए। उनमें से अगर वो 4-5 घंटे भी देता है तो इतने दिन के अंदर पूरे कोर्स को अच्छे से कर सकता है। और भर्ती आने के बाद में लेटर देके और फिर बाद में जाके अगर लगता है उसको कि मुझे जाने की जरूरत है तो जा सकता है। और बाकी मैं पूरा ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेता है और वो ईमानदारी से पढ़ता है तो उसके जनरली ये दिमाग में नहीं आएगी कि भाई मैं ऑफलाइन जाऊंगा तब मुझे एक्चुअल फीलिंग आएगी। तो ये बच्चे तो इस तरह का डिसीजन ले। दूसरे 20% ऐसे बच्चे जिनके पैसों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि फैमिली साउंड है, ऐसे बच्चे अपना जो रूटीन चल रहा है उसको चलने दो, उसी को कंटिन्यू आप जारी रखो। क्योंकि आपके परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि अब मैं गांव जाके जो है वहां जाके माहौल बना दूंगा। अगर बना पाओ तो आपकी इच्छा है, नहीं बना पाओ तो आपको कुछ भी नहीं करना। आने वाली जो वैकेंसीज है उनका आपको वेट करना है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप जो है अब जाओ और आप कोई जॉब चालू कर दो, नहीं तो आप मुझे कहोगे कि मेरे पिताजी ये काम करते हैं, आप कौन हो मैं जॉब करूं। इसलिए आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। लेकिन अगर आप गिड़गिड़ा के और महीना 15 दिन 20 दिन खराब करते हो, उससे आपको नुकसान होगा और गिड़गिड़ाने से इनको भी नुकसान होगा। तो जो 5 बैच चल रहे हैं उनमें मैंने बैच में जाके विशेष तौर पे बोला कि सर भर्ती कब आएगी, तब मैंने 2 टूक शब्दों में हर क्लास में मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि भर्ती कब आएगी, कब जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको तो छोड़ो और जो मैं कहूं आप वो काम करो। कि सर क्या करें, तो मैंने ये कहा आपको कि जो भी दुनिया में महान हुए हैं या जिन बच्चों का इस दुनिया में नाम चल रहा है, जिन बंदों का नाम चल रहा है, जिनको दुनिया याद करती है, उन्होंने हमेशा छोटे छोटे प्रयास किए और वो समय के साथ में प्रयास किए। मैं ये नहीं कहता कि जो भी लोग सक्सेस हुए हैं वो अपने पहले ही प्रयास के अंदर जो है सक्सेस हो गए। मैं ये नहीं कहता क्योंकि जनरली होते नहीं है। तो क्या करते हैं, कौन से लोग सफल होते हैं? वो लोग हमेशा सफल होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं। और जिस टाइम जिस बंदे के हाथ में जो काम है उस काम को अगर कोई शिद्दत से करता है तो डेफिनेटली वो बंदा सक्सेस होता है। ये मैंने हर बैच में कहा कि सर आप हमें क्या समझाना चाहते हो, तो मैंने विशेष तौर पे ये कहा कि आपके कितने सब्जेक्ट है, कि सर हमारे ये सब्जेक्ट है। तो मैंने उनको विशेष तौर पे कहा, रिपीट कर रहा हूं, कि आप सब्जेक्ट के टीचर बन जाओ। मैंने कहा उनको कि आप सब्जेक्ट के टीचर बन जाओ। आप क्या पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी। मैंने खान सर का विशेष तौर पे एग्जाम्पल दिया कि खान सर की जब आप वो देखोगे, खान सर की प्लेलिस्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने तो किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री की होगी, 2 में कर ली होगी, 3 में कर ली होगी। इसका मतलब है उनके दिल में ये तमन्ना थी कि मैं ज्यादातर चीजें सीखूं, और सीखने के बाद में जब उनको आने लग गई, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, तो एक बढ़िया टीचर बन गए और एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बन गए। तो मैंने बार बार क्लास में कहा कि आर्ट एंड कल्चर क्या आपको कंप्लीट आ रही है? कि सर आ तो नहीं रही। क्या आपने याद कर ली? पूरी तो नहीं हुई। पूरी करो, अच्छे से करो और इतनी जबरदस्त करो कि आप एज ए टीचर आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर लाओ मुझे मार्क कर दो, मैं पढ़ाता हूं जबरदस्त। आप एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, जो भी आपका कोर्स चल रहा है उसके टीचर बन जाओ। इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ो, इतना सब्जेक्ट को ओवरऑल जो आपको गुरुजी पढ़ा रहे उस कंटेंट को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। 2 और 2 कितने होते हैं? कि सर 4। आम का क्या नाम है? कि सर ये। गाजर की बीज दर क्या है? कि सर ये। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? कि ये। आपको जब हर चीज याद है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब आपके नौकरी आगे पीछे घूमेगी। तो जो बच्चे आज जिन बच्चों को दुख हो रहा है उन बच्चों को आज ये भी देखना है कि अब मुझे उतना टाइम मिल रहा है कि मैं मेरे सब्जेक्ट का टीचर बन जाऊं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कभी भी मार्कर खत्म नहीं होगा। ये मार्कर है ना, कभी खत्म नहीं होगा, पूरी दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आप जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उस कंटेंट को इतना बढ़िया तैयार करो कि कहीं पर भी जाके कह सको कि सर ये चीज मैं पढ़ा दूंगा सर, 4 घंटे आऊंगा, बाकी टाइम में पढ़ता हूं, क्लास लेके चला जाऊंगा। आप डेफिनेटली पढ़ाओगे, डेफिनेटली आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप बोलना सीख जाओगे और जो बोलना जानता है इस दुनिया में वो सब कुछ कर लेता है। इसलिए अभी ये टाइम गिड़गिड़ाने का नहीं है, निराश होने का नहीं है। अभी आपको बिल्कुल पॉजिटिव होके अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कम खर्चा लगते हुए आपको पढ़ने की जरूरत है।
तो दोनों बच्चों के लिए मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो बच्चे पीजी के हैं और जो बच्चे एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, एफएसओ के लिए डेट आ चुकी है आपकी 27 जून को जो आपका एग्जाम होगा। तो जो बच्चे एफएसओ की तैयारी करें वो और मन लगा के करें, और जो बच्चे प्री पीजी वाले हैं कि मैं पीजी की करूं या सुपरवाइजर की छोड़ दूं, वो बच्चे भी दोनों कोर्स को एक बार देख लें और अपनी स्थिति को देखते हुए एनालिसिस कर लें कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और फिर जो आपकी आत्मा कहे उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करना चालू कर दें। जो कैंडिडेट इस दुनिया में मेहनत करते हैं और जिनको ये विश्वास रहता है कि मैंने मेरी तरफ से ईमानदारी से सब काम किए हैं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैं मेरे मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ के साथ में दगा नहीं कर रहा हूं, मेरे को जो जिम्मेदारियां दी गई है मैं ईमानदारी से निभा रहा हूं, उस बच्चे को कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। बी पॉजिटिव होके आपको सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। रॉयल संस्थान हमेशा ही आपके ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां उनके साथ में हमेशा खड़ा रहा है, अभी भी आपके साथ में खड़ा है। और भी यदि कुछ भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।